पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब अकबर उज़्बेकों और अपने सेनापति आसफ खां की बगावत से निपटने में लगा था, तब काबुल के शासक मिर्ज़ा हकीम मोहम्मद खां एवं संभल के शासक मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान तथा उसके पुत्र उलूग मिर्ज़ा ने भी अकबर के राज्य पर हमला करके अकबर के लिए नए संकट खड़े कर दिए। मिर्ज़ा हकीम खां के मामा फरीदून ने मिर्ज़ा हकीम को समझाया कि काबुल पर अधिकार करने की बजाय पंजाब पर अधिकार करना सरल है, क्योंकि अकबर अपने ही अमीरों की बगावत में उलझा हुआ है। मिर्ज़ा हकीम खां अपनी माता चूचक बेगम की तरह अस्थिर बुद्धि का इंसान था, इसलिए वह अपने मामा की बातों में आ गया। कहाँ तो वह अकबर की शरण लेने के उद्देश्य से भारत जा रहा था और कहाँ अब वह अकबर के राज्य पर ही चढ़ बैठा। ठीक उसी समय खुशखबर खां नामक एक अमीर मिर्ज़ा हकीम खां की सेवा में हाजिर हुआ। खुशखबर खां को अकबर ने ही मिर्ज़ा हकीम खां के पास रुपया, सामान, खिलत और खास घोड़ा देकर रवाना किया था, ताकि मिर्ज़ा हकीम खां को संकट की इस घड़ी में दिलासा दी जा सके, क्योंकि मिर्ज़ा हकीम खां को उसके ससुर एवं सौतेले चाचा मिर्ज़ा सुलेमान ने काबुल से बाहर निकाल दिया था। अकबर ने हकीम खां से कहलवाया था कि वह चिंता न करे, पंजाब से कुछ सूबेदारों को काबुल के लिए भेजा जा रहा है ताकि मिर्ज़ा सुलेमान का दमन किया जा सके। जब मिर्ज़ा हकीम खां ने सुना कि खुशखबर खां बादशाह का संदेश लेकर आ रहा है, तो मिर्ज़ा हकीम ने शाही परंपरा के अनुसार अपने शिविर से बाहर आकर बादशाह का पत्र ग्रहण किया। मिर्ज़ा हकीम खां के मामा फरीदून ने मिर्ज़ा हकीम को सलाह दी कि वह खुशखबर खां को बंदी बना ले, किंतु मिर्ज़ा हकीम खां ने खुशखबर खां से बादशाह का संदेश लेने के बाद उसे राजी खुशी विदा कर दिया। जब खुशखबर खां वापस लौट गया, तब सुल्तान अली एवं हसन खां नामक कुछ अमीर काबुल से सेनाएं लेकर आ गए। उन्हें मिर्ज़ा हकीम खां ने लाहौर पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। अब हकीम खां ने सिंधु नदी पार की तथा लाहौर की तरफ चल पड़ा। उसके आदमियों ने भेड़ा के पास लूटमार की। जब यह खबर पंजाब के अधिकारियों को मिली, तो मीर मोहम्मद खां, कुतुबुद्दीन खां और अन्य अमीरों ने मिलकर लाहौर दुर्ग की मोर्चाबंदी की। जब हकीम खां ने लाहौर पर हमला किया, तो वह कई दिनों की घेराबंदी के बाद भी लाहौर को नहीं ले सका। उधर जब अकबर को मिर्ज़ा हकीम खां की इस हरकत के बारे में पता लगा, तो वह हैरान रह गया। उस समय बादशाह आगरा में ही था। उसने खान खाना मुनीम खां को आगरा में नियुक्त किया तथा 17 नवंबर 1566 को स्वयं एक सेना लेकर दिल्ली होता हुआ पंजाब के लिए चल पड़ा। अकबर को आगरा से दिल्ली पहुंचने में 10 दिन का समय लगा। इस बीच उसने बहुत सा समय शिकार खेलने में व्यय किया। दिल्ली में भी वह मुस्लिम दरवेशों की दरगाहों के दर्शन करने में व्यस्त हो गया। वह मुताल्लिकों को खैरातें बांटता रहा और हुमायूं की कब्र पर जाकर सजदे करता रहा। अकबर द्वारा आगरा से रवाना होकर पंजाब पहुंचने में लगाया जा रहा विलंब अकारण नहीं था। वस्तुतः वह अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम मोहम्मद खां से लड़ना नहीं चाहता था, अपितु उसे भयभीत करके भगा देना चाहता था। उधर जब मिर्ज़ा हकीम खां लाहौर पर अधिकार नहीं कर सका और उसने सुना कि बादशाह अकबर स्वयं ही एक विशाल सेना लेकर आ रहा है, तो मिर्ज़ा हकीम खां की हिम्मत जवाब दे गई। वह लाहौर छोड़कर सिंधु नदी की तरफ बढ़ने लगा। जब अकबर अपनी सेना लेकर सतलुज नदी के किनारे पहुंचा, तो उसे सूचना मिली कि मिर्ज़ा हकीम खां लाहौर छोड़कर भाग गया। अकबर यही चाहता था, फिर भी वह धीमी गति से
लाहौर की तरफ बढ़ता रहा। फरवरी 1567 के अंत में अकबर लाहौर पहुंचा। इस प्रकार उसने आगरा से लाहौर पहुंचने में 3.5 महीने लगा दिए। लाहौर पहुंचकर अकबर ने लाहौर दुर्ग की रक्षा करने वाले मुगल अधिकारियों को पुरस्कृत किया तथा लाहौर के निकटवर्ती जंगलों में जाकर जी भर के शिकार खेला। बादशाह ने एक सेना मिर्जा हकीम खां के पीछे भेजी ताकि मिर्जा हकीम सिंधु नदी पार करके भारत की भूमि से चला जाए। मिर्जा हकीम के लिए अब भारत में कोई काम नहीं था, इसलिए वह भी सिंधु को पार करके घोरबंद की तरफ बढ़ने लगा। वहां जाकर उसे ज्ञात हुआ कि उसका ससुर मिर्जा सुलेमान और सास हरम बेगम काबुल की घेराबंदी उठाकर बदख्शां भाग गए हैं। संभवतः मिर्जा सुलेमान को यह गलत सूचना मिली थी कि मिर्जा हकीम खां भारत से अकबर की सेना लेकर आ रहा है। उसके भागने का एक कारण यह भी था कि उसके घोड़ों में रोग फैल जाने से वे बड़ी तेजी से मर रहे थे। मिर्जा सुलेमान इतनी आनन फानन में काबुल का घेरा छोड़कर भागा कि उसकी कुछ जवान पुत्रियां काबुल के शिविर में ही छूट गईं। काबुल की सेना ने उन्हें घेर लिया, किंतु काबुल की सेना ने उनके साथ आदर का व्यवहार किया, क्योंकि वे काबुल के शासक मिर्जा हकीम खां की बेगम की सगी बहनें थीं। मिर्जा हकीम बिना किसी विघ्न के काबुल पहुंच गया और अपने बाप दादा की राजधानी में फिर से प्रतिष्ठित हो गया। जब संभल के शासक मोहम्मद सुल्तान मिर्जा तथा उसके पुत्र उलुग मिर्जा को ज्ञात हुआ कि बादशाह अकबर मिर्जा हकीम खां से लड़ने लाहौर जा रहा है, तो वे संभल से दिल्ली आ गए तथा दिल्ली पर अधिकार करने के उद्देश्य से लूटपाट करने लगे। बादशाह अकबर खानखाना मुनीम खां को आगरा की रक्षा पर नियत करके गया था, किंतु मुनीम खां को आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। मिर्जा लोग खानखाना से लड़ने की बजाय मांडू की ओर भाग गए। दर्शकों को स्मरण होगा कि अकबर के परबाबा का नाम मिर्जा उमर शेख था, जो फरगना का शासक था। संभल से आकर दिल्ली में उत्पात मचाने वाले मिर्जा सुल्तान के परबाबा का पिता भी यही उमर शेख था। इस प्रकार अकबर तथा मिर्जा सुल्तान आपस में चाचा भतीजे लगते थे। अकबर अपने इस भतीजे से बड़ा स्नेह करता था, किंतु भतीजे ने अपने चाचा के स्नेह का कोई मूल्य नहीं समझा तथा राज्य के लालच में बगावत करके अपनी जागीर से भी वंचित हो गया। अकबर की तरह उसका पिता हुमायूं भी अपने खानदान के शहजादे मिर्जा सुल्तान से बहुत प्रेम करता था। मिर्जा सुल्तान ने हुमायूं से भी कई बार बगावत की थी, किंतु हुमायूं ने मिर्जा सुल्तान को क्षमा करके अपने पास ही रखा था। मिर्जा सुल्तान के कई बच्चे हुए थे। मिर्जा सुल्तान के बहुत से बच्चों का जन्म तो मिर्जा सुल्तान की वृद्धावस्था में हुआ था। उसके पुत्रों में उलूग मिर्जा, इब्राहिम हुसैन मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा, मसूद मिर्जा, आकिल मिर्जा आदि के नाम मिलते हैं। अकबर ने उन सब मिर्जाओं के भरण पोषण के लिए संभल की जागीर दे रखी थी। अकबर ने मिर्जा सुल्तान के पुत्र पौत्रों को यह अधिकार दे रखा था कि युद्ध क्षेत्र में वे अकबर के हाथी अथवा घोड़े के चारों ओर रहकर युद्ध किया करते थे। जौनपुर के अभियान में भी वे अकबर के चारों ओर रहे थे, किंतु उनमें से कोई भी अकबर से प्रेम नहीं करता था। वे सब राज्य और सम्मान के भूखे थे। प्रेम की भूख उन्हें शायद ही सताती थी। वस्तुतः उस काल की राजनीति में प्रेम का मूल्य बहुत कम था। निकटतम व्यक्ति से लेकर अनजान व्यक्ति तक कोई भी कभी भी कहीं भी राज्य तथा संपत्ति के लालच में किसी भी संबंध को विच्छेद कर सकता था, किसी को भी मार सकता था, किसी का भी सर्वस्व हरण कर सकता था। तैमूर लंग से लेकर बाबर तक ने भी यही सब किया था और अब उनके वंशज भी
यही सब कर रहे थे। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने कुरुक्षेत्र में साधुओं को लड़ने की अनुमति दे दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।